हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया है, इसमें क्या होने वाला है, नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। और नैतिकता के कितने स्तर हैं, कितनी स्टेजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने वाइगोस्की को, पियाजे को डिटेल से पढ़ा है। जो भी कन्फ्यूज़न है अगर आप पढ़ लेंगे तो गारंटी देता हूँ कुछ भी आपको जो है छूटेगा नहीं। जो कन्फ्यूजन है आपका वो एकदम दूर हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो है बिना समय गवाए शुरू करेंगे अपना सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो है निराशा होती है। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिना समय गवाए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सिद्धांत है उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो है इससे आएंगे और आपको इससे डिटेल से पढ़ना है। नैतिकता का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, ये दिए हैं आपके कोहलबर्ग महोदय। कोहलबर्ग आपके अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। जैसे स्किनर जो है आपके अमेरिका के निवासी हैं, थांडाइक भी आपके अमेरिका के निवासी हैं। तो इसी प्रकार से कोहलबर्ग जो है अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और इनका जन्म जो है 1987 में नहीं, 1927 में हुआ था। और मृत्यु जो है 1987 में हुई थी। ये 60 वर्ष जो है जीवित रहे। नैतिकता के इन्होंने 3 स्तर बताए, यानी 3 लेवल बताए। और प्रत्येक लेवल जो है 2 अवस्थाओं में बटा हुआ है। इसी वजह से नैतिकता की अवस्थाएं टोटल 6 हो जाती हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि नैतिकता के इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर जो है 2 अवस्थाओं में बटा हुआ है, ठीक है। इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बहुत ही बात की है, मॉरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा, और नैतिक तर्कना यानी मॉरल रीजनिंग। देखिए मॉरल डिलेमा होता क्या है। देखिए जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है, तो वह स्थिति जो होती है वो मॉरल डिलेमा होती है, नैतिक दुविधा होती है। समझ गए आप लोग? यानी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि क्या करें और क्या ना करें, ऐसी स्थिति होती है मॉरल डिलेमा। जैसे मान लीजिए ये एक आपकी ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता, इस पर जो है मान लीजिए 10 लोग खड़े हुए हैं और इस पर 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस ट्रेन का जो है ब्रेक फेल हो जाता है, तो इसका ड्राइवर जो है क्या करे और क्या ना करे। भाई इधर भी जो है जान जाने को है और इधर भी जान जाने को है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए, जब आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसी स्थिति होती है नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा। लेकिन नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग क्या होती है? देखिए मॉरल रीजनिंग क्या होती है, मतलब आपको ये पता होना कि हमारे लिए क्या सही है और वही करना। जैसे ये ट्रेन का ब्रेक जो है फेल हो गया है, लेकिन इधर जो है 10 आदमी हैं और इधर 2 आदमी हैं, तो ड्राइवर को किस ओर ले जाना चाहिए? ड्राइवर को जिधर जो है 2 आदमी काम कर रहे हैं इधर ले जाना चाहिए। यानी दुविधा की अवस्था मॉरल डिलेमा कहलाती है और किसी उत्तर पर पहुंचना नैतिक तर्कना कहलाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, रट लीजिए। देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ये बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। कहीं पर लिखा मिलेगा 11 कहानियाँ सुनाते थे, कहीं पर लिखा मिलता है 16 कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन इन कहानियों को जानना जो है कोई ज़रूरी नहीं है। एक फेमस कहानी, बहुत ही फेमस है इनकी, हाइनज की कहानी। हाइनज जो है एक आदमी होता है, मतलब इसको जो है जान लेते हैं थोड़ा। वैसे 16 कहानियाँ कहीं बताई जाती हैं, कहीं 11 कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाइनज की बीवी एक दिन जो है, ये बीवी है, ये बीमार पड़ जाती है। वह उसका इलाज कराने के लिए किसी अस्पताल में जाता है, ठीक है। और डॉक्टर उसको दवाइयाँ लाने को कहते, भाई किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपका जो है पर्चा एकदम तैयार मिलेगा,
डॉक्टर जो है बहुत सारी दवाएं लिख देगा। तो उसी प्रकार से हाइनज को जो है एक बहुत अच्छा सा पर्चा मिल गया दवाइयों का, और डॉक्टर ने कहा जाओ भैया दवाई ले आओ जाके। तो हाइनज जो है दुकान पर चला जाता है, क्या करने, मेडिकल स्टोर पर जो है दवा लेने चला जाता है। लेकिन मेडिकल स्टोर वाला जो दवाइयाँ उसको बताता है, यानी जो दवाइयाँ उसको लिखी गई थी वो बहुत ही महंगी थी। तो मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि भैया 4,000 का खर्चा है, उसके पास जो है 2,000 रुपये, तो वो दवा तो ला नहीं पाया। तो हाइनज जो है बहुत ही परेशान था। यहाँ पर कैंसर लिखा हुआ है, कैंसर की बीमारी है, कोई ज़रूरी नहीं, बीमारी कोई भी हो सकती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हाइनज की बीवी बहुत बीमार थी, तो वह दवा लेने के लिए जो है कहाँ जाता है, मेडिकल स्टोर पर, और वहाँ पर जो है उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो क्या करता है, तो वो रात में जब मेडिकल स्टोर आपका बंद हो जाता है, जिसका भी मेडिकल स्टोर हो, हमारा तो नहीं है, तो मेडिकल स्टोर जब बंद हो जाता है तो हाइनज जो है वहाँ जाता है और उसका दरवाज़ा तोड़ करके दवाइयाँ चुरा लाता है। तो इन्हीं कहानियों के आधार पर बच्चे से पूछा जाता है कि हाइनज को क्या चोरी करनी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है। इसी प्रकार से बच्चा जिस हिसाब से जो है जवाब देता है, उसी हिसाब से जो है उसका स्तर तय किया जाता है, उसकी अवस्था तय की जाती है। तो इसी प्रकार से जो है ये कहानी थी। अब हम लोग बढ़ेंगे नैतिकता के स्तर की ओर और अवस्थाओं की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इन्होंने जो है क्या किया है, 3 जो है लेवल बताए हैं। कौन कौन से, पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरा स्तर बताया है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है ये। तीसरा स्तर बताया है पश्च परंपरागत स्तर, पास्ट कन्वेंशनल लेवल, ये होता है 13 वर्ष से अधिक का। इनको जो है आप लोग रट लीजिए। हो सकता है कभी कभी जीन पियाजी की अवस्थाएं और नैतिकता के स्तर का जो एज है, इसको जो है कॉम्बिनेशन में दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा विकल्प जो है गलत है, या मिलान कीजिए वाला आ सकता है। क्योंकि सीटेट के पेपर में कुछ भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थी 3 लेवल, नैतिकता के 3 लेवल थे। आइए इनको डिटेल से जानेंगे। हर लेवल को मैंने आपको बताया कि 2-2 स्टेजेस में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं। देखिए पहली अवस्था हमारी पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है, यानी ये 4 से 10 वर्ष का स्तर होता है, और इसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। इसमें जो नैतिकता होती है वो शून्य होती है। इसमें जो नैतिकता होती है वो जैसे लोग, मतलब लोगों के अनुसार जो है बच्चे इसमें नैतिकता लाते हैं। जैसे माता पिता कहेंगे तो उसी हिसाब से बच्चों के अंदर नैतिकता आती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें नैतिकता का स्तर शून्य होता है। माता पिता और उसके आसपास पड़ोसी जैसे जैसे मानक तय करते हैं नैतिकता के लिए, उसी हिसाब से बच्चा इसमें नैतिकता दिखाता है। देखिए इसके दो स्टेजेस हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता। देखिए बच्चा जब कोई अच्छा काम करेगा, अगर उसे, मतलब अगर बच्चा जो है कोई गलत काम कर रहा है और उसे दंड दिया जाएगा तो वह काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चे ने जो है बुक फाड़ दी और उसे दंड दिया गया, तो आने वाले समय में वो कभी भी बुक नहीं फाड़ेगा और आज्ञा मानेगा। ठीक है, इस चीज़ को होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर बच्चे को जो है दंड दिया जाएगा किसी काम करने के लिए, तो वह काम नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो उसके बड़े कहेंगे वही जो है वो आज्ञा मानेगा। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरी अवस्था होती है अहंकार की अवस्था या यांत्रिक उद्देश्य की अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, अहंकार होता है बच्चे के अंदर। टिट फॉर टैट की अवस्था होती है। जैसे ही मान लीजिए कक्षा में उसके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और एक ने जो है उसकी पेंसिल तोड़ दी, तो दूसरा जो है उसकी पेंसिल तोड़ेगा ही। मैंने देखा है, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को जो है मना नहीं कर सकते हैं। फिर आपके पास शिकायत लेके आएंगे कि सर जी ये देखो हमारी जो है पेंसिल तोड़ दिए हैं। तो हम कहेंगे, तो एक बच्चा पेंसिल तोड़ेगा तो हो सकता है दूसरे की वो किताब फाड़ दे। तो मतलब जो है टिट फॉर टैट की यह अवस्था होती है। बच्चे जो है इसमें अहंकार की अवस्था रखते हैं। ठीक है, बच्चों को चाहे जितना समझा लें लेकिन वो समझेंगे नहीं। अगर एक ने उसको एक थप्पड़ मारा तो दूसरा उसको मारेगा जरूर। तो अहंकार की अवस्था होती है इसमें।
लेकिन अगर उन्हें समझाया जाएगा, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे इसमें बच्चे को समझा दिया जाए कि ऐसा नहीं करना है आपको, तो पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता शून्य होती है, लेकिन नैतिकता जो होती है वो लोगों के अनुसार, यानी जैसा सामाजिक परिवेश होता है उसी के अनुसार जो है बच्चे इसमें नैतिकता दिखाते हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष का होता है। 2 अवस्थाएं हैं, दंड और आज्ञाकारिता। इसमें बच्चा जो होता है वो दंड और दंड विधान पर चलता है। अगर बच्चे को किसी काम के लिए दंड दिया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था या यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास की अवस्था। इसे टिट फॉर टैट कहते हैं। मतलब एक बच्चा अगर उसके साथ गलत करेगा तो उसको वो जो दूसरा बच्चा है उसके साथ भी गलत करेगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा स्तर हमारा परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा इसमें जो है सोसाइटी के अनुसार नैतिकता दिखाता है। प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था क्या मतलब, गुड बॉय और गुड गर्ल। बच्चा इसमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की सोचता है। मतलब जो लड़का होता है वो अच्छा बनना चाहेगा, जो लड़की होती है वो अच्छा बनना चाहता है। तो बच्चे को अगर किसी काम के लिए प्रशंसा मिलती है तो उसी हिसाब से इसमें काम करता है, ठीक है। मान लीजिए क्लास में वो पहला स्थान ला रहा है, आर्ट अच्छी बना रहा है, ठीक है, रनिंग अच्छी कर लेता है, तो लड़का हो या लड़की, लेकिन अगर वो प्रशंसा पाएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। चौथी अवस्था होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमान की अवस्था, इसे कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता भी कहते हैं। यानी बच्चा जो होता है इसमें सम्मान पाने के लिए काम करता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा पाने के लिए इसमें बच्चा काम करेगा, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है इसमें। कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, यानी बच्चा जो होता है इसमें कानून व्यवस्था के अनुसार चलता है। अगर बच्चे को बताया जाएगा कि आपको जो है गलत काम नहीं करना है, वंदे मातरम के समय आपको एकदम सीधा खड़ा होना है, हिलना डुलना नहीं है, कक्षा में पढ़ते समय जो है आपको क्या करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, रेड लाइट जो है नहीं तोड़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता बनाए रखता है। कानून व्यवस्था जो है वो बनाए रखता है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमारा तीसरा स्तर है, अंतिम स्तर है पश्च परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल पास्ट कन्वेंशनल लेवल। और परंपरागत स्तर को कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और परंपरागत स्तर में जो नैतिकता होती है वो समाज के, सोसाइटी के अनुसार चलती है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि पश्च परंपरागत स्तर में जो नैतिकता होती है वो स्वयं के अनुसार, अपने सेल्फ के अनुसार चलती है कि क्या सही है क्या गलत है, उसी के अनुसार जो है इसमें नैतिकता चलती है। पश्च परंपरागत स्तर जो है ये 13 वर्ष से अधिक का होता है। जैसे इसमें 5वीं स्टेज जो लिखी है सामाजिक समझौते की अवस्था, इसमें जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है, ठीक है। जबकि सार्वभौमिक नैतिक अवस्था जो होती है ये इसमें पूरे समाज के लिए व्यक्ति काम करता है। सामाजिक समझौते की अवस्था या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करती है। जैसे करनौल सिंह वाला बहुत ही बार पूछा गया है कि करनौल सिंह इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका पैसा जो है सरकार व्यर्थ के बांध और पुल बनाने में उपयोग करेगी, इसी वजह से जो है वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। तो सामाजिक समझौते की जो अवस्था होती है व्यक्तिगत लाभ पर डिपेंडेबल होती है। 6वीं अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। इसमें व्यक्ति सभी के लिए काम करना चाहता है, जैसे हमारे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, गांधी जी हैं, तो सभी के लिए इसमें जो लाभ होगा पूरे समाज को लाभ होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनको ये जो अवस्थाएं हैं और लेवल हैं इनको आप जब दोहराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दी गई है। कि रेड लाइट जो है नहीं तोड़नी है तो कहाँ पर आएगा, परंपरागत स्तर के अंतर्गत, ठीक है। और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने समाज के लिए बहुत सारा काम किया है, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारा काम किया है, ठीक है। ये किस नैतिकता के स्तर के अंतर्गत आता है, पश्च परंपरागत जो स्तर है इसके अंतर्गत आता है।
टिट फॉर टैट की अवस्था है। यानी एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो उसने जो है उसकी किसी बच्चे ने एक पुस्तक फाड़ दी तो दूसरा भी जो है उस पुस्तक को फाड़ेगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा या परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है, यांत्रिक उद्देश्य विन्यास अहंकार की अवस्था टिट फॉर टैट के अंतर्गत यानी पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है आपको पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग के अंतर्गत जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। तो हर बार की तरह उम्मीद नहीं पूरी आशा है कि आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अब हमारा जो सेशन आने वाला है वो MCQs का आने वाला है। धजिया उड़ा देंगे हम लोग पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग की MCQs के फॉर्म में। कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। भले ही मेरा छोटा वीडियो होता है, क्योंकि समय कम होता है, तो मैं अपना जितना भी समय होता है आपके लिए निकालता हूँ और क्वेश्चंस लाता हूँ, थ्योरीज लाता हूँ। तो लाइक करिएगा वीडियो को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और जो कि होगा MCQs का 70 से 80 क्वेश्चन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो करंट के एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और नए क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, हो सकता है 100 तक पहुंच जाए। तो इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जाकर के वाइगोस्की कोहलबर्ग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।